सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11 का ये चैप्टर नंबर 1 है, चेंजिंग ट्रेड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। इसमें पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने थ्योरी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। अब सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। ये क्वेश्चन आंसर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर्स में या एग्जाम्स में आपको आंसर्स कैसे देने हैं और कितना आपको लिखना है। ये नहीं कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं। अब अगर ये 1 मार्कर क्वेश्चन है तो 30 वर्ड्स में लिख दो, बहुत ज़्यादा हो गया 40 वर्ड्स में कर दो। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। इससे ज़्यादा करोगे तो मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हो सकता है कुछ जो क्वेश्चन है उसके अलावा भी आप कुछ आंसर दे दें। तो जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वैसा ही आंसर आपको देना है, क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल है उसकी पर्सनालिटी को चारों तरफ से डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए। जैसे कि फिजिकली भी डेवलपमेंट हो, मेंटली, सोशली और इमोशनली, वो हर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए उसकी पर्सनालिटी में। व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स जर्नलिज्म? स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है? अब जैसे एक फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है, वो आपको ओरल भी बताता है और राइटिंग भर भी बताता है और कम्युनिकेट तो करता ही है। तो इस तरीके से अगर वो बता रहा है तो वो भी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स के बारे में प्रचार प्रसार कर रहा है या फिजिकल एजुकेशन के बारे में प्रचार प्रसार कर रहा है। अब अगर आप यही सोशल मीडिया में आए इसके बारे में बताएं, जैसा कि मैं आपको कर रहा हूँ, तो ये भी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है। अब अगर आप न्यूज़ या मीडिया में आकर स्पोर्ट्स के बारे में बताएं, पिक वगैरह निकालें, पिक्चर्स वगैरह सोशल मीडिया पर डालें, तो ये भी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है। या किसी आप इवेंट्स का प्रचार प्रसार करें, ये भी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। व्हाट इज द अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन? Through adaptive physical education, disabled students are encouraged to participate in safe, satisfactory and physical activities. अब adaptive एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का मतलब है वो लोग जो शारीरिक तौर पर एबल नहीं है, मीन्स शारीरिक तौर से फिजिकली फिट नहीं है, उनको फिजिकल एजुकेशन में पार्टिसिपेट करवाना सेफ प्लेस के लिए और फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना, जिससे कि उनको सेटिस्फेक्शन भी मिले और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी मिले और वो सेफ भी रहें। इसको बोलते हैं अडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन। When was स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुई थी 1984 में, जो कि यहाँ दिया गया था। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए फाउंडेड, तो फाउंडेड होगा 1982। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं 3 मार्कर क्वेश्चन है, इसको आप 60 वर्ड्स में लिखेंगे। 60 वर्ड से आप ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि ज़्यादा लिखने का कोई भी विशेष फ़ायदा नहीं, नंबर आपको ऐसे ही मिलने हैं। बस ये आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सटीक आंसर देना है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एजुकेशन का मतलब हो गया व्यापक विस्तार फिजिकल एजुकेशन। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे आप इसका व्यापक विस्तार करोगे और फिजिकल एजुकेशन के बारे में सोसाइटी को बताओगे। इट शुड बी बेस्ड ऑन इंटर रिलेटेड सब टॉपिक्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो जो फिजिकल एजुकेशन का जो टॉपिक है, ठीक है, ये इससे बेस्ड होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन से अलग आप ना चले जाएं किसी को किसी चीज़ को बताते हुए। इट शुड कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल। आप कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल का मतलब ये हो गया कि हर किसी की ज़रूरत के हिसाब से फिजिकल एजुकेशन को बताना है, समझाना और उसको मैनेज करना है। जैसे किसी के पास टाइमिंग कब है, किसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, कौन फिजिकल एक्टिविटी कैसे कर सकता है, तो इसको आपको समझाना और बताना कि सबको उनके हिसाब से चीज़ें मिलें। इट शुड बी कैपेबल टू फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। अब आगे फिजिकल एजुकेशन में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या चैलेंजेस अभी चल रहे हैं, क्या फ्यूचर में आएंगे, इसके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये चैलेंजेस अभी जो फिजिकल एजुकेशन है, अभी जो माहौल है, वो आगे कैसा होने वाला है, इसके बारे में अभी से पता हो तो आप इसके लिए रेडी रहेंगे। इट शुड बी कैपेबल टू प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड डीप नॉलेज अबाउट फिजिकल एजुकेशन। देखो, फिजिकल एजुकेशन का डीप नॉलेज भी होना चाहिए और व्यापक विस्तार करने के लिए फिजिकल एजुकेशन का डीप नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी भी चीज़ को खतरनाक बनाता है और अधूरे ज्ञान से आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को आप अच्छे से बता नहीं सकते। तो ज़रूरी है डीप नॉलेज। इट शुड मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू एंगेज अ लाइफ लॉन्ग हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ स्टाइल। और इससे क्या होता है कि भी सामने वाले को मोटिवेट भी करना है, जिससे कि लाइफ लॉन्ग वो हेल्दी रहे, हमेशा के लिए हेल्दी बना रहे, और जो लाइफ स्टाइल है उसकी एक्टिव भी हो जाए या होनी चाहिए। इट शुड बी एबल टू डेवलप सोशल एंड इमोशनल स्किल अमंग पीपल। अब ये ऐसा भी होना चाहिए कि इससे सोशल और इमोशनल स्किल भी लोगों के बीच में आए, कि वो सोशली भी अच्छे रहें और इमोशनली भी अच्छे रहें। उनके दिमाग में ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि वो समाज का भी ध्यान रखें और अपने जो इमोशन है उस पर भी कंट्रोल रखें। राइट ए नोट ऑन द टीचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में टीचिंग करियर क्या होता है, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है।
टीचिंग कैरियर इज appropriate for those people who are really interested in one can choose once a career in elementary school, middle school, high school, school and college according to one's educational qualification. देखो टीचिंग एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन में उन लोगों के लिए अच्छा रहता है जिनको पहली बात तो इंटरेस्ट हो और जिनके पास प्रॉपर डिग्रियां हों। अगर डिग्री या इंटरेस्ट नहीं तो भी बेकार है, और इंटरेस्ट है डिग्री नहीं तो भी बेकार है। तो इनमें क्या हो सकता है, एलिमेंट्री स्कूल हो सकते हैं, मिडिल स्कूल हो सकते हैं, हाई स्कूल हो सकते हैं, कॉलेज हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सब होगा उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। टीचर्स enjoys lot of respect among their students because the teachers contributes a lots to the society. It also provides inner satisfaction. अब टीचर क्या होता है, टीचर्स को रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है चारों तरफ से, क्योंकि वो अपने समाज और सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इससे उसको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर वो अच्छा टीचर है तो। डिस्कस द प्रोग्राम्स ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको हम लोग साई बोलते हैं, ठीक है, जो 1984 में रेडी हुआ था या स्टेबल हुआ था, तो ये क्या करता है स्पोर्ट्स के लिए। अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता क्या, थ्रू दिस टैलेंटेड चिल्ड्रन आर रिसर्च। अब ये क्या करता है, पूरे भारतवर्ष में जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं किसी भी माध्यम गेम या स्पोर्ट्स के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल के माध्यम से, जो वो सेलेक्ट होकर साई में आते हैं, तो ये इनको स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, उनकी स्पेशल डाइट रखते हैं, स्पेशल ट्रेनर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ये देश के लिए आगे जाके खेलें। दे आर प्रॉपर्टी ट्रेन एंड प्रोवाइडेड देयर फैसिलिटीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं, अच्छे कोचेस देते हैं, सो दैट द लेवल ऑफ स्पोर्ट्स मैनी गो ऑफ इन इंडिया, जिससे कि स्पोर्ट्स लेवल जो इंडिया का है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़े और ये नेशनल और इंटरनेशनल के लिए पार्टिसिपेट करें। द प्रोवाइड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, और स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। अगर उन्होंने कोई अचीवमेंट लिया है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर तो उनको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी मिलती है। और वो स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, मेरिट लिस्ट ऑफ देयर अचीवमेंट एट नेशनल लेवल इज़ प्रिपेयर्ड। अब नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर उनका अचीवमेंट क्या है, उसकी मेरिट बनती है, उस मेरिट के हिसाब से उनको स्कॉलरशिप मिलती है। टू ऑर्गेनाइज नेशनल स्पोर्ट टैलेंट कंपटीशन, टाइम टू टाइम स्पोर्ट कंपटीशंस। अब टाइम टू टाइम पर उनको क्या करना है, इनके कंपटीशन भी निकालते रहना है, जिससे कि प्लेयर कितना प्रोसेस कर चुका है या वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर चुका है या किस लेवल पर पहुंच चुका है, इससे उनको जानने में मदद मिलती है। टू प्रमोट इंडिजिनियस गेम्स एंड मार्शल आर्ट, ठीक है। इंडिजिनियस गेम्स का मतलब वो इंटरनल टाइप के गेम्स होते हैं जो हम लोगों ने कभी ना कभी खेले होते हैं, और मार्शल आर्ट्स भी होते हैं, और इस टाइप्स के गेम भी आते हैं जिनको साई प्रमोट कर रहा होता है। कंपटीशन आर ऑर्गेनाइज टू प्रमोट इंडिजिनियस स्पोर्ट्स एंड मार्शल आर्ट। तो इंडिजिनियस स्पोर्ट्स के साथ मार्शल आर्ट, जिसको हम लोग आत्मरक्षा के बारे में भी जानते हैं, गेम होता है मार्शल आर्ट जिसमें कराटे, ताइक्वांडो, कुंग फू, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग वगैरह काफ़ी चीज़ें आती हैं। सच कंपटीशंस आर ऑर्गेनाइज कंटिन्यूसली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके जो कंपटीशन होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, मीन्स चाहे या नॉर्थ साइड में किए जाएँ या ईस्टर्न में किए जाएँ, मगर ये इंडिया के कई स्टेट्स में इस तरीके के कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कंटिन्यू। अब हम लोग 5 मार्कर क्वेश्चन पर आते हैं। अब 5 मार्कर जो क्वेश्चन आएगा इसको आप 150 वर्ड में या 150 वर्ड्स में लिख सकते हैं। ज़्यादा भी अगर क्वेश्चन, अब आपको ये क्वेश्चन समझना है, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 150 वर्ड है तो कोशिश करें 150 वर्ड में करें, या बहुत ज़्यादा 150, 160 या 170 तक जा सकते हैं। आपको यहाँ 200+ वर्ड्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब फिजिकल एजुकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, किसी भी पर्सन का फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट, और मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट से क्या होता है, सबसे जो इसमें क्वालिटीज़ आती हैं, एक यूनिटी होगी, फ्रेंडशिप होगी, कोऑपरेशन होगा, रिस्पेक्ट होगा, और इससे ये टीम बनाने में भी मदद करता है, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी आती है, ब्रदरहुड भी आता है, जो भाईचारा होता है ना, ठीक है। एक एश्योरेंस भी आता है कि हमारे पास इतने लोग हैं, मदद करने वाले हैं, या हमारी टीम में सब हमारी बात सुनते हैं या हमारे हिसाब से चलते हैं, या पूरी एक टीम यूनिट होती है, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। इमोशनल डेवलपमेंट, अब इमोशनल डेवलपमेंट में क्या है, अब लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन आती हैं। मान लो अभी कभी आपकी टीम खेल रही है, आप जीत गए तो ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना है, हार गए तो इस तरीके से रोना धोना नहीं मचाना है, ठीक है।
तो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं, प्लीज़र भी हो सकती है, आशा उम्मीद भी हो सकती है, ज्वेलसी भी हो सकती है, सॉरो एंगर एंड फेयर एटसेट्रा। ये सारी पोजीशन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो इन सबको मैनेज करना है। इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, इतना ज़्यादा इनमें नहीं खो जाना है कि आप अपने गेम को भूल जाएं, समाज को भूल जाएं, खुद को भूल जाएं। तो इन सब चीज़ पर आपको कंट्रोल रखना है। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसको आप बोल सकते हैं आई हैंड कॉम्बिनेशन। क्योंकि किसी भी गेम में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आई हैंड कॉम्बिनेशन होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप प्लेयर हैं तो, अगर प्लेयर हैं तो बहुत ज़रूरी है। इट रिड्यूस रिएक्शन टाइम ऑफ प्लेयर एंड इंक्रीज द स्पीड। अगर आई हैंड कॉम्बिनेशन है, आपकी बॉडी आपके दिमाग के हिसाब से वर्क कर रही है, तो क्या हो गया, आपकी स्पीड इसमें बढ़ेगी, प्रैक्टिस लेवल बढ़ेगा, जो गेम लेवल है वो अप हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, डेवलप कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। ठीक है, अब ये प्लेयर के बीच में भी कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है और माइंड और बॉडी के बीच में भी कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, अगर न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है तो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ रोल ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव और एक होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन और रिक्रिएशन का, जो सेंट्रल का बोर्ड होता है, ठीक है, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऐसा क्या करता है या ऐसा क्या करने की कोशिश करता है जिससे फिजिकल एजुकेशन और रिक्रिएशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो और इसको बढ़ाया जा सके। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू इंट्रोड्यूस फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी सब्जेक्ट इन स्कूल्स। तो सबसे पहली चीज़ तो है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लगभग हर स्कूल में फिजिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करता है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। टू सजेस्ट ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री इन प्रिपेयरिंग सिलेबस। और जो भी देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको ये बताता है कि फिजिकल एजुकेशन के बारे में एक सिलेबस प्रिपेयर किया जाए या सिलेबस के अकॉर्डिंग चला जाए। टू सजेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर सेलेक्टिंग प्रोसेस ट्रेनिंग ऑफ द फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। अब जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हों उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर उनको सजेस्ट किया जाए स्कूलों में। टू इंट्रोड्यूस फिजिकल एजुकेशन एट एलिमेंट्री, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी लेवल एंड प्रिपेयरिंग कोर्स कंटेंट अकॉर्डिंगली। अब जितने भी टाइप के स्कूल होते हैं, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, यूनिवर्सिटी लेवल हो, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इनका कोर्स तैयार किया जाए और उनमें फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर हों वो भेजे जाएँ। रोल ऑफ द बोर्ड, अब इसमें बोर्ड का क्या रोल होता है, ठीक है, ये देखना है। अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, अब जो बोर्ड होता है एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसका क्या रोल होता है ये देखिए। बोर्ड सजेस्टेड बोल्ड स्टेप ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड प्रिपेयर सिलेबस फॉर द सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बोर्ड क्या करता है, डिप्लोमा कोर्सेज तैयार करता है, सर्टिफिकेट कोर्सेज तैयार करता है इंडिया के लिए, कि जो टीचर इसके बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर वो कहीं ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं या टीचिंग के लिए जा रहे हैं। टू सजेस्ट डिफरेंट फिजिकल ट्रेनिंग मेथड्स, तो इसमें कई डिफरेंट फिजिकल मेथड होता है, इनके बारे में भी सजेस्ट किया जाता है, बताया जाता है। फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स टू द सेंटर, जहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स इसकी प्रैक्टिस करते हैं या जो भी सेंटर होते हैं। द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टार्टेड स्कॉलरशिप इन 1958 इन द फील्ड ऑफ लीडरशिप ट्रेनिंग। अब यहाँ पर स्कॉलरशिप भी 1958 में तैयार कर दी गई थी, जब इसकी ट्रेनिंग और रिसर्च का प्रोसेस चल रहा था कि भाई अगर आप इसमें अच्छा करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टार्टेड गिविंग मॉनेटरी हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशन रनिंग प्रोग्राम रिलेटेड टू नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आफ्टर 1958। तो अब इन्होंने क्या, अब ये जो फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम थे इनको इन्होंने मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। 1958 के बाद इन्होंने किया। तो जब आप किसी भी चीज़ को मॉनिटर करेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है कि आपको ये पता लगता है कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैनी स्टेप्स वर टेकन टू रन द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम सक्सेसफुली एट स्टेट लेवल। अब जो फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम स्टेट लेवल पर हो रहे थे उनको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए इसमें कई तरीके के स्टेप लिए गए कि उनको और कैसे अच्छा किया जा सकता है। मैनी स्टेप्स वर इंटिएटेड टू राइट, पब्लिश, इनकरेज एंड पॉपुलराइज फिजिकल एजुकेशन। अब इसमें क्या किया गया, फिजिकल एजुकेशन के बारे में पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर, मीडिया में, और उनको प्रमोट किया गया, पॉपुलराइज किया गया, जिससे कि सबके बीच में ये चीज़ आ जाए कि फिजिकल एजुकेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, इसमें भी गेम्स होता है, एजुकेशन होता है।
ऑन बोर्ड सजेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स टू रिलेटेड नेशनल हेल्थ एंड डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या हुआ, हेल्थ से रिलेटेड कई प्रोग्राम भी कई स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में स्टार्ट किए गए। अब कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी इंडिया में हैं जो हेल्थ एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जैसे LNIP हो गया, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो गया, अमरावती हो गया। इस टाइप के कॉलेज इंस्टीट्यूशन भी हैं, यहाँ पर भी हेल्थ प्रोग्राम्स किए जाते हैं जिससे लोगों को ये चीज़ें पता लगती हैं कि हाँ फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या और कैसे होता है। डिस्क्राइब द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। तो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव के बारे में भी बताना है। जो कि नेशनल सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है वहाँ पर होता है या वहाँ पर किया जाता है, तो उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या विशेषताएं हैं। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, तो सबसे पहले जो भी कोई नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स का होता है वहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग होती है किसी स्पेसिफिक गेम के लिए, टू प्रिपेयर कोचेस फॉर इम्पोर्टेंट स्पेशल ट्रेनिंग इन डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोचेस तैयार किए जाते हैं किसी स्पेशल गेम्स या स्पोर्ट्स के लिए, उनको ट्रेनिंग दी जाती है टू इनहेंस द टेक्निकल स्किल ऑफ द कोच। अब कोई भी कोच है, मान लो बास्केटबॉल का या क्रिकेट का है, तो उसकी जो टेक्निकल स्किल है उसको बढ़ाया जाता है कि आपको इन सब टेक्निकल स्किल का नॉलेज होना चाहिए जो आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। टू मेक अवेलेबल है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अब करंट टाइम में किसी भी गेम्स की क्या इन्फॉर्मेशन है वो उस कोच के बारे में बताया जाता है कि मान लो क्रिकेट में आज ये नया रूल आया, बास्केटबॉल में आज ये नया रूल आया है। टू हेल्प इन सर्चिंग टैलेंटेड प्लेयर, आपको टैलेंटेड प्लेयर कैसे सर्च करने हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। प्लेयर को प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे देनी है उसके बारे में बताया जाता है कि प्लेयर नेशनल और इंटरनेशनल पर कैसे पार्टिसिपेट करेगा। स्कॉलरशिप के बारे में बताया जाता है कि भाई स्कॉलरशिप प्लेयर को जब मिलेगी तो वो इनकरेज होगा, मोटिवेट होगा, तो और अच्छा करेगा, उसको देख के 4 लोग और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। टू हेल्प नेहरू युवा केंद्र इन ऑर्डर टू इनकरेज गेम्स एंड स्पोर्ट्स। नेहरू युवा केंद्र बनाए जाते हैं जिनमें गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। टू इम्पोर्ट टेक्निकल नॉलेज टू द इंडस्ट्री इंगेज इन द फील्ड ऑफ मेकिंग स्पोर्ट्स रिलेटेड इक्विपमेंट यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स में, जो टीचर्स को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है और लेटेस्ट इक्विपमेंट क्या है उस स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग। क्रिकेट खेल लो तो उसके लेटेस्ट इक्विपमेंट क्या है, बास्केटबॉल के लेटेस्ट इक्विपमेंट क्या है, या कोई भी गेम है उसके लेटेस्ट इक्विपमेंट और उसके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में स्पोर्ट्स के कोच को बताया जाता है। टू प्रमोट पब्लिकेशन ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स मैगजीन। ठीक है, अब जो कई पब्लिकेशन होते हैं उनकी स्पोर्ट्स मैगजीन को प्रमोट किया जाता है जिससे कि स्पोर्ट्स के बारे में प्रचार और प्रसार हो सके। कई तरीके की रिसर्च की जाती है स्पोर्ट्स के फील्ड में। ठीक है, ये भी होता है। अब रिफ्रेशर कोर्सेज भी दिए जाते हैं फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, जिससे कि नए लोग भी आएँ और पुराने लोग भी इंगेज रहें। विच प्रिंसिपल आर रिक्वायर्ड टू द फॉलो टू मेक द अडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन इफेक्टिव। अब जो अडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन होती है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ उद्देश्य होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनके बारे में यहाँ। जैसे फर्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो कोई भी डिसेबल पर्सन है, वो किस टाइप का डिसेबल पर्सन है, उसका भाई प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसके बाद ही उसका फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको इसमें आना चाहिए। प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, और जो प्रोग्राम हो वह स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि इसमें अधिकतर डिसेबल स्टूडेंट होंगे, तो प्रोग्राम भी उनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इक्विपमेंट शुड बी अप्रोप्रिएट। अब ये जो हम लोग अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं इसमें अधिकतर डिसेबल पर्सन होंगे, तो डिसेबल पर्सन के हिसाब से इक्विपमेंट भी उनके अप्रोप्रिएट होने चाहिए, उनका तरीके के हिसाब से होने चाहिए जो वो यूज कर सकें, जिससे उनका इंटरेस्ट भी बढ़ा रहे और जिससे उनकी सेफ्टी भी हो सके। प्रॉपर एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉपर एनवायरनमेंट। अब प्रॉपर एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया, आप जैसे बच्चे गेम खेल रहे हैं तो इनका इक्विपमेंट भी अच्छे होना चाहिए, एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए। ठीक है, सेफ इन्वायरमेंट का मतलब अगर गेम हो रहा है तो कंटिन्यू गेम ना हो, गेम के बीच में रेस्ट देते रहें, जिससे कि जो डिसेबल पर्सन है या डिसेबल नहीं भी हैं उनको भी कंटिन्यू गेम के बीच में रेस्ट देना चाहिए, जिससे कि उनकी बॉडी रिकवरी कर सके आगे के गेम के लिए। प्ले एरिया शुड बी लिमिटेड एंड टॉप स्मॉलर एरिया। ठीक है, प्ले एरिया एक लिमिटेड प्लेस होना चाहिए, ऐसा नहीं है लिमिटेड कि खेलते खेलते कहीं भी निकल जाए। एक लिमिटेड प्लेस हो, लिमिटेड स्पेस हो, वहाँ पर चीज़ें लिमिटेड तरीके से हो। मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब मान लो किसी भी गेम्स में रूल्स एंड रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होगा तो गेम्स अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। रूल्स रेगुलेशन बनाए इसलिए जाते हैं कि गेम सुचारू रूप से चल सके। अब ये जो डिसेबल पर्सन है, इनके रूल्स रेगुलेशंस थोड़े से मॉडिफिकेट किए जाते हैं या मॉडिफिकेशन किया जाता है या चेंज किए जाते हैं, क्योंकि ये डिसेबल पर्सन है। तो इनके लिए क्या किया जाता है, जैसे इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, इनको एक्स्ट्रा एफर्ट में मदद करते हैं, इनको एक्स्ट्रा रेस्ट दिया जाता है, अब इनको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे जाते हैं, ठीक है। तो इनके लिए सब कुछ एक्स्ट्रा किया जाता है, इनके रूल रेगुलेशन भी चेंज कर दिए जाते हैं। जो फिजिकली फिट है उसके रूल्स रेगुलेशन अलग हैं, जो डिसेबल पर्सन है उसके रूल्स रेगुलेशन हर गेम्स के अलग होते हैं। अब ये ऐसा इसलिए किया जाता है अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि उनका चारों तरफ से पूर्ण रूप से विकास हो, इसका मौका उन्हें मिलना चाहिए। राइट है, नोट डाउन स्पेशल भारत, स्पेशल ओलंपिक भारत। तो स्पेशल ओलंपिक भारत क्या है? दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2001। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशल ओलंपिक भारत 2001 में बना था, ठीक है। अब इसका मेन मतलब था जो डिसेबल पर्सन है वो स्पोर्ट्स में आए, वो गेम्स में आए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन जो डिसेबल पर्सन है वो गेम्स में आए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, वो किसी भी गेम्स में अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें। इट्स अनदर ऑब्जेक्टिव वाज डेवलप लीडरशिप, क्वालिटी, सोशल क्वालिटी एंड हेल्थ। अब इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि इससे जो डिसेबल पर्सन है उनमें लीडरशिप भी आए, उनकी क्वालिटी बढ़े, वो सोशली थोड़ा सा इंगेज हों और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कंपटीशन एट स्टेट एंड नेशनल लेवल। अब इन्होंने क्या किया, नेशनल और स्टेट लेवल पर भी कंपटीशन स्टार्ट कर दिए। किसके लिए? जो डिसेबल पर्सन है। इट ऑल्सो सर्व टैलेंटेड प्लेयर्स एंड ट्रेंड देम फॉर इंटरनेशनल गेम्स। इससे क्या होता है, जो टैलेंटेड प्लेयर होते हैं वो इंटरनेशनल गेम्स के लिए भी ट्रेंड होते हैं। अभी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा जो डिसेबल पर्सन थे उन्होंने इंटरनेशनल गेम्स में काफ़ी ज़्यादा मेडल इंडिया के लिए लाए। आफ्टर 2002 अबाउट 23,750 पार्टिसिपेंट्स हैड पार्टिसिपेटेड इन नेशनल गेम्स। अब अगर आप 2002 के बाद में देखें तो 23,750 जो पार्टिसिपेंट हैं वो नेशनल गेम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। बिटवीन 1987 एंड 2013 ए टोटल ऑफ 671 इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन 7 समर एंड 5 विंटर। अगर आप 1987 और से 2013 के बीच में देखा जाए तो 671 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इंडियन एथलीट ने समर और 5 विंटर गेम्स जो होते हैं स्पेशल ओलंपिक के, उनमें पार्टिसिपेट किया है। दे वॉन 246 गोल्ड मेडल्स एंड 265 सिल्वर मेडल्स एंड 27 ब्राउन मेडल्स एंड दे रेस्ड द ग्लोरी ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड। अब जो स्पेशल ओलंपिक के समर और विंटर गेम्स होते हैं इसमें इन्होंने अभी तक 246 गोल्ड मेडल निकाले हैं, 265 सिल्वर मेडल निकाले और 27 ब्रॉन्ज मेडल भी निकाले हैं। इससे क्या हुआ, देश का सम्मान बढ़ा। इन्होंने देश को प्राउड का मूवमेंट दिया कि ये डिसेबल पर्सन होते हुए भी इन्होंने इतने गोल्ड, इतने सिल्वर और इतने ब्रॉन्ज निकाले हैं। तो ये किसी भी कंट्री के लिए स्पेशल होता है कि डिसेबल पर्सन उस कंट्री को आगे लेकर जाएं, उस कंट्री का नाम दुनिया में रोशन करें, ग्लोरी ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड। टुडे अराउंड 1 मिलियन एथलीट्स are the member of this organization and 84,950 coaches train these athletes। अब अगर इस टाइम की बात की जाए तो लगभग 1 मिलियन एथलीट्स, 1 मिलियन एथलीट्स ऐसे हैं डिसेबल पर्सन या डिसेबल एथलीट्स ऐसे हैं जिनको ट्रेन करने के लिए 84,950 कोच ट्रेन किए गए हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन डज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर्स थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो सबसे ज़्यादा काम इसी चीज़ पर किया है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए मीन्स फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली डेवलपमेंट किया है गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए, या गेम्स या स्पोर्ट्स के थ्रू ऐसा किया है जिससे कि ये प्रॉपर प्लेयर बन सकें। तो इस तरीके से आपने देखा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंटर में, तो आपको ऐसे ही उनके आंसर देने हैं, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आपको सीधे सीधे वर्ड्स में आंसर देने हैं, ज़्यादा किसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के नहीं लिखना है, और जो उसका आंसर राइट हो सकता है उसी को ही लिखते जाना है। तो जब आप उसको लिखेंगे तो आपकी जो नंबर का परसेंटेज रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। या आप ऐसे भी देख सकते हैं जो लोग मेरिट में आते हैं वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उनका क्वेश्चन सीधा और सटीक होता है।
किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उनका आंसर सीधा और सटीक होता है। कोई क्वेश्चन हुआ उसका आंसर सटीक देना है तो उनको पूरे के पूरे मार्क मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।